हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो जो लास्ट वाली हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और हमने वो वीडियो वहीं पे स्टॉप करी थी। नाउ अब हम आगे क्लोरोफिल के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल के क्या क्या फंक्शन होते हैं और जो दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। नाउ अब हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया था। जैसे कि हमें पता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो उसके पास में एक मैग्नीशियम एटम जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं इसके पास में। एक एक्स्ट्रा रिंग जो होती है वो रिंग नंबर 3 के साथ में अटैच्ड होती है और जो रिंग नंबर 4 होती है उसके पास में एक फाइटोल एल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें जो होती है वो याद होगी। नाउ अब हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो रिएक्शन सेंटर का भी पार्ट होता है और एसेसरी पिगमेंट की तरह भी वर्क करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर होता है ना उसका काम क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का काम होता है फोटोकेमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करना। यानी कि यहाँ पे फोटोकेमिकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने का काम किसका होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का होता है। और इसके आसपास जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये जो है वो है एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का मतलब है कि यहाँ पे फोटोकेमिकल प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो रही होगी। लेकिन जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है ना, एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम होता है, ये जो होती है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है और एनर्जी का ट्रांसफर करने के बाद में ये जो एनर्जी होती है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर के पास में पहुँचा दी जाती है। अब एक मतलब जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर होता है उसके पास अपने आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो बहुत सारी लाइट को एब्जॉर्ब करे, इतनी इनफ हो वो लाइट की फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म किया जा सके। तो इसकी हेल्प कौन करते हैं? इसकी हेल्प करते हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स जो इसके आसपास में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो का पार्ट जो होता है वो क्लोरोफिल ही होता है। यानी कि सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर क्लोरोफिल ही एक ऐसा पिगमेंट है जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का पार्ट होता है। और जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन्स को अब तक हमने डिस्कस किया नहीं है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनके क्या कुछ वर्क होता है, कैसे कैसे ये काम करता है। फिलहाल यहाँ पे बात क्लोरोफिल की चल रही है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता ही है, फंक्शन की बात ही कर रहे थे आप। तो जो है हमें पता है कि जो क्लोरोफिल होती है वो पहला जो मेन वर्क है इसका वो यही है कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है। दूसरा इसका मेन वर्क ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एंटीना कॉम्प्लेक्स का भी पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो ये जो होता है वो एनर्जी ट्रांसफर के अंदर भी वर्क करता है। किसके अंदर वर्क करता है? एनर्जी ट्रांसफर के अंदर भी वर्क करता है। तो यहाँ पे इस एनर्जी ट्रांसफर को हम रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम है फोस्टर एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो जब भी बात आए कि फंक्शन क्या क्या होते हैं क्लोरोफिल के, तो इनके 2 मेन फंक्शन होते हैं। पहला तो ये कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है क्योंकि ये जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का पार्ट है, और दूसरा ये है कि ये एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प करता है जिसको कि हम रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर या फिर फोस्टर एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है चीज़ें वो है आपको क्लियर रही होगी। नाउ अब जब मतलब अगर हम
क्लोरोफिल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो दो तीन चीज़ें और ऐसी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। वैसे तो बायोसिंथेसिस जो होती है वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, बट मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछी जाती। तो मैं आपको एक दो पॉइंट इसके ऐसे बताती हूँ जिनमें से मतलब मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो बन सकते हैं। पहला तो ये होता है कि जो बायोसिंथेसिस होती है, बायोसिंथेसिस किसी भी मॉलिक्यूल की बायोसिंथेसिस के लिए हमें प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, ठीक है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरोफिल है उसके लिए प्रिकर्सर जो मॉलिक्यूल है उसके वो है ग्लूटामेट। सॉरी, ग्लूटामेट नहीं, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। और ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो अपने टीआरएनए के साथ में अटैच्ड होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ग्लूटामिक एसिड अकेला प्रिकर्सर है तो हम उसमें नो लिखेंगे। यहाँ पे जो है वो मेन जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो अपने टीआरएनए के साथ में अटैच्ड होता है। नाउ अब जो कोई भी बायोसिंथेटिक पाथवे जो होता है उसके बीच में एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जरूर बनता है। तो यहाँ पे इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो अल्फा अमाइनो ल्यूविलेनिक एसिड है, ल्यूविलेनिक एसिड, ठीक है, ये है। और जो एंड प्रोडक्ट है वो तो है ही, हमें पता ही है, क्लोरोफिल है। तो ये एक दो चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर आप याद रखेंगे तो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कैरोटीनॉइड्स को, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स, वैसे तो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो एक टाइप के वास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि मोर देन 500 से ज़्यादा कैरोटीनॉइड्स हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं। लेकिन जो सारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प नहीं करते। कुछ ही कैरोटीनॉइड्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर ही फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कैरोटीनॉइड लिखने की बजाय फोटोसिंथेटिक कैरोटीनॉइड्स लिखना मैं ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। फोटोसिंथेटिक कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। नाउ फोटोसिंथेटिक कैरोटीनॉइड्स वो कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है। तो देखते हैं आप क्या कुछ होता है यहाँ पे जो होती है ना, जो कैरोटीनॉइड्स हैं उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखा है। तो जो कैरोटीनॉइड होता है वो लिपिड सोल्यूबल होता है, लिपिड सोल्यूबल होता है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसके पास में सिस्टम, इसके पास में जो है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। और ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं यानी कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। और इसका मेन वर्क क्या है कि ये जो होते हैं वो रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो होती है वो विजिबल रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। और इनकी जो वेवलेंथ होती है एब्जॉर्प्शन की वो क्या है, ये जो होते हैं वो 400 से लेके 500 नैनोमीटर की रेंज के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। 400 से 500 नैनोमीटर ऑफ विजिबल रीजन, विजिबल रीजन के अंदर जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ ये जो 400 से 500 नैनोमीटर की जो ये वेवलेंथ की रेंज पड़ती है ये विजिबल रीजन के अंदर पड़ती है, विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। नाउ अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लिपिड सोल्यूबल है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसके पास में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये रेडिएशन को अब्जॉर्प्शन करने में जो है वो हेल्पफुल होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। जो लाइकोपिन होता है वो एक कैरोटीनॉइड होता है, बिल्कुल सिंपल कैरोटीनॉइड होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है C40H56 होता है। नाउ ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो आइसोप्रीन कंपाउंड से, आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनी होती है। और जो एक आइसोप्रीन यूनिट होती है उसके पास में 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन का जो नंबर है वो 40 है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि 8 आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको कि हम टेट्राट्रेपिनॉइड कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। नाउ अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेते हैं क्या कुछ होता है। ये जो होता है वो एक एसेसरी पिगमेंट होता है, लिपिड सोल्यूबल होता है, जो कि 400 से लेकर 500 नैनोमीटर की रेंज के अंदर एब्जॉर्ब करता है। और ये
रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर येलो ऑटम लीव्स, यानी कि जो ऑटम का जो सीजन आता है उसमें येलो जो लीव्स होते हैं उन 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 उनका जो मतलब उनका येलो कलर होता है वो इन कैरोटिनॉइड्स की वजह से होता है, और जो कैरेट का जो ऑरेंज कलर होता है वो भी कैरोटिनॉइड्स की वजह से होता है। एब्जॉर्प्शन लिमिट्स डिपेंड ऑन द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स एंड ग्रुप्स, और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो होता है एंड ग्रुप्स भी लगे होते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो मैंने मतलब बीटा कैरोटीन की का जो स्ट्रक्चर बना रखा है और ज़ेंथोफिल का ये सॉरी ल्यूटीन का जो स्ट्रक्चर बना रखा है, इनमें दोनों में मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एंड में लगा रखे हैं। लेकिन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कैरोटिनॉइड्स की साइड में जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुछ कैरोटिनॉइड ऐसे हैं जिनके साइड में जो होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती। नाउ कैरोटिनॉइड्स को हम जो है दो पार्ट्स के अंदर दो इनकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो दो पार्ट के अंदर होते हैं, जैसे कि एक तो होता है ज़ेंथोफिल और दूसरा होता है कैरोटिनॉइड्स। जो ज़ेंथोफिल होता है उसके पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और जो कैरोटीन्स होते हैं वो प्योरली हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनके पास में कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये लिख रखा है ज़ेंथोफिल के अंदर ओ प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कैरोटीन्स के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, प्योरली हाइड्रोकार्बन होता है, येलो अपीयरेंस होता है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन 40 कार्बन तक ये हो सकते हैं। एक जो बेसिक यूनिट होती है वो आइसोप्रीन यूनिट होती है, और 8 आइसोप्रीन यूनिट्स जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो कैरोटिनॉइड्स होती हैं उनकी बेसिक यूनिट कौन सी होती है। जैसे कि हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, वैसे ही कैरोटिनॉइड की फॉर्मेशन के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है वो आइसोप्रीन यूनिट होती है, आइसोप्रीन यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे ये दो चार चीज़ें हैं, जैसे कि ये कौन कितने मतलब वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करता है वो चीज़, या फिर इनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या है। ठीक है, जैसे कि ज़ेंथोफिल है, ज़ेंथोफिल के पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कैरोटीन्स के पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ये कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनसे क्वेश्चन जो होते हैं वो रेगुलरिटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ अब इनके बारे में हमने पढ़ लिया कि मतलब इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। नाउ अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जो ये कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है। तो एक तो ये है ही कि ये रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर भी काम करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर भी हेल्पफुल होते हैं। दूसरा क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल। अब बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वहाँ पे क्या है, उसकी डैमेज की चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, या फिर कोई वहाँ पे एबनॉर्मलिटी आ जाती है जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र जो होती है वो रुक जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लोरोफिल की जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए भी हमारा जो कैरोटिनॉइड होता है वो हेल्प करता है। तो मतलब ब्रॉड टर्म में मैं बोल सकती हूँ कि जो कैरोटिनॉइड होता है वो फोटो प्रोटेक्शन के अंदर भी हेल्प करता है। फोटो प्रोटेक्शन के अंदर किस टाइप से हेल्प करता है, एक तो क्वेंचर की तरह काम करके और एक स्क्वेंचर की तरह काम करके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र वगैरह नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन जाते हैं। ROS जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं उनके पास में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटीन्स को ख़राब कर सकते हैं, प्रोटीन्स को डैमेज कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो होता है वो रुक जाता है, और इस प्रोसेस को हम फोटो इनहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ROS जो होता है वो फोटो इनहिबिशन के अंदर वर्क करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए जो हमारा कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो वर्क करते हैं। नाउ जब ये क्वेंचर की तरह काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के फॉर्मेशन को रोकते हैं, और जब स्क्वेंजर की तरह काम करते हैं तो वो वहाँ मतलब जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन चुकी है उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज फ्रॉम दी हाई इंटेंसिटी लाइट टू सेलुलर कंपोनेंट्स और लिपिड्स, यानी कि वहाँ से फोटो ऑक्सीडेटिव जो डैमेज हो रहा है हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से उनको प्रिवेंट करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब कैरोटिनॉइड्स जो है वो क्विंचर की तरह वर्क करते हैं तो कैसे करते हैं। यहाँ पे जो होती है वो दो टाइप की क्विंचिंग होती है। पहली तो होती है फोटोकेमिकल क्विंचिंग और दूसरी होती है नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग। जो फोटोकेमिकल क्विंचिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि क्लोरोफिल जो होता है उसके पास में टेंडेंसी है कि वो लाइट को अब्जॉर्ब कर सकता है। अब कोई भी पार्टिकल जो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। नाउ जो एक्साइटेड स्टेट होती है वहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए रहता है, वो जल्दी से जल्दी अपनी एनर्जी को, जिस काम के लिए उसने एनर्जी ली है उसको यूटिलाइज करके अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, ये हर
एक पार्टिकल के साथ में ये चीज़ होती है। तो क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है ना, उसने एनर्जी ली और वो जो है अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। इसको जो होते हैं वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे चला गया। नाउ क्लोरोफिल ने क्या किया, क्लोरोफिल अगर एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो वो क्या करेगा, वो अपने नेबरिंग जो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, यानी कि एक्साइटेशन एनर्जी ट्रांसफर या फिर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के अंदर वर्क करेगा। और अगर वो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का पार्ट है तो वो क्या करेगा, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवाएगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये अब तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो जितनी जो एक्साइटेड एनर्जी इसके पास थी उसने वो या तो एक्साइटेशन एनर्जी ट्रांसफर के अंदर मतलब यूज़ कर ली या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के अंदर के लिए यूज़ कर ली। नाउ इसकी जितनी भी एनर्जी इसके अंदर इसने अब्जॉर्ब करी थी वो इसने यूटिलाइज कर दी। नाउ अब ये क्या करेगा, ये अपने वापस से ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आ जाएगा। ठीक है, ये है बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस, यानी कि ये फोटोकेमिकल क्विंचिंग ये इसी तरह से होती है कि जो एनर्जी एक्स्ट्रा इसने ली है उसको वो यूज़ कर ले। ठीक है, अब ये नॉर्मल कंडीशन है। क्या हो अगर ये फोटोकेमिकल क्विंचिंग एब्सेंट हो, तो यहाँ पे जो है वो ये लिख रखा है मैंने, नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग, एब्सेंस ऑफ फोटोकेमिकल क्विंचिंग, सॉरी। अगर फोटोकेमिकल क्विंचिंग ना हो तो क्या होगा, क्लोरोफिल ने जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसको ये एब्जॉर्ब करके अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, जिसको कि हम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अगर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म ना करे और रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर ना करे तो इसके पास में तीसरा फेट जो है वो ये होगा कि ये क्लोरोफिल जो है वो अपनी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट जो है उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है यहाँ पे ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। वहां पे ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को सिंगलेट ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, सिंगलेट ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो सिंगलेट ऑक्सीजन है ये बहुत ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, आरओएस है। ठीक है, अब ये आरओएस क्या करेगा, ये जो हमारा अभी तक हमने ये चीज़ डिस्कस करी नहीं है, आगे के लेक्चर में करेंगे कि यहाँ पे जो होते हैं फोटो सिस्टम जो होते हैं वर्क करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो वो जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसके अंदर एक D1 नाम का प्रोटीन होता है, D1 नाम का प्रोटीन, जिसको ये जो सिंगलेट ऑक्सीजन होती है वो डैमेज कर देगी। ठीक है, इसको क्या करेगी, ये डैमेज कर देगी। इसको डैमेज करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और फोटो इनहिबिशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, फोटो सिस्टम जो सेकंड है उसके D1 प्रोटीन को ये डैमेज कर देगी, जिसकी वजह से फोटो इनहिबिशन हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो होती है वो कब होगी, जब फोटोकेमिकल क्विंचिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फोटोकेमिकल क्विंचिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ अब हम पढ़ते हैं नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग के बारे में। जो नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, देखें यहाँ पे है क्लोरोफिल ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, उसने एनर्जी ली और वो जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के बाद में उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अंदर और फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर के अंदर अपनी एनर्जी को यूटिलाइज किया और वापस से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ गया। क्या हो अगर वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन उसको परफॉर्म ना करे, अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके पास में पूरे चांसेस हैं कि वो सिंगलेट ऑक्सीजन बनाएगा। लेकिन अगर साइड में कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, वो इसकी एनर्जी को क्विंच कर लेंगे, खुद ले लेंगे और खुद ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, नाउ जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो भी एक पिगमेंट ही है, तो उसका भी यही टेंडेंसी है कि वो अपने एक्साइटेड स्टेट से तभी के तभी तुरंत प्रभाव से वापस से अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आई। तो वो क्या करेगा, कैरोटिनॉइड जो होते हैं वो अपनी जितनी भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वो एज अ हीट उसको रिलीज कर देगा और वापस से अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग के अंदर हमने देखा कि जो क्लोरोफिल के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको कैरोटिनॉइड ने क्विंच कर लिया और उसने उस एनर्जी को एज अ हीट की फॉर्म में रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नहीं बनी और फोटो इनहिबिशन से हमने प्लांट को बचा लिया। ठीक है, ये हो गया फोटोकेमिकल क्विंचिंग। नाउ हमने ये जब कैरोटिनॉइड क्विंचर की तरह वर्क करता है तो क्या होता है, ये चीज़ तो हमने पढ़ ली। नाउ क्या हो अगर जो कैरोटिनॉइड है वो स्क्वेंजर की तरह काम करे। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं
उनसे प्लांट को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ पे दो ही पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। पहली तो ये कि इन आरओएस को बनने ही ना दिया जाए। दूसरा ये कि अगर ये आरओएस बन गए हैं तो इनको इमीडिएट इफेक्ट से रिमूव किया जाए, आरओएस रिमूवल। तो अगर कैरोटीनॉइड्स आरओएस रिमूवल का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो स्क्वेंजर की तरह काम करेंगे, ठीक है, स्क्वेंजर की तरह काम करेंगे। और अगर वो इन आरओएस को बनने ही नहीं दे रहे हैं तो वो क्वेंचर की तरह काम करेंगे, ठीक है, क्वेंचर की तरह काम करेंगे, ठीक है। आई होप ये बेसिक चीज जो है आपको समझ में आई होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि क्विंचिंग क्या है, स्क्वेंजिंग क्या है। तो क्विंचिंग का मतलब ये है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को बनने ही ना दिया जाए, यानी कि जो एनर्जी जिसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन रही है वो या तो एक मतलब उस वर्क के लिए यूज किया जाए जिसके लिए उसको एब्जॉर्ब किया गया है, या फिर उसको क्विंच करके एज अ हीट डिसिपेट कर दिया जाए। दूसरा ये कि आरओएस रिमूवल अगर आरओएस बाई चांस बन गया है तो उसको अगर रिमूव करना पड़े तो वहां पे जो पिगमेंट काम करेगा वो उसकी स्क्वेंजिंग करेगा। रिमूवल को स्क्वेंजिंग बोलते हैं, और अगर बनने ना दिया जाए तो उसको हम क्विंचिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब अगर कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो स्क्वेंजर की तरह काम करेंगे तो वो क्या परफॉर्म करेंगे? अब अगर मतलब यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो ये जो है वो ज़ेंथोफिल साइकिल को परफॉर्म करते हैं कैरोटीनॉइड्स। मतलब ज़ेंथोफिल साइकिल के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि जो स्क्वेंजर की तरह काम करेगा तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें करेगा ये, ठीक है। ज़ेंथोफिल साइकिल को परफॉर्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ठीक है। नाउ ज़ेंथोफिल साइकिल जो होती है वो 3-4 टाइप की होती है। मेन जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक तो वायलोजेंटिन साइकिल, एक एंथीराजेंटिन साइकिल और एक ल्यूटीन इपॉक्साइड साइकिल, ठीक है। ये 2-3 टाइप की ज़ेंथोफिल साइकिल्स हैं। और यहाँ पे इपॉक्सीडेशन और डी इपॉक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है वो परफॉर्म की जाती है, जिसकी वजह से जो आरओएस होता है उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फोटोकेमिकल क्विंचिंग और नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग। फोटोकेमिकल क्विंचिंग अगर होगा तो वहाँ पे एक्साइटेशन ट्रांसफर होगा या फिर यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी एज अ हीट, मतलब जो एनर्जी क्लोरोफिल ने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में जाने के लिए एब्जॉर्ब करी है उसको एज अ हीट वापस से सिस्टम को दे दिया जाएगा, और जो क्लोरोफिल है वो एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा। एग्जीक्यूटेड बाय 3 और ये जो होती है वो यहाँ पे जो है ये स्क्वेंजिंग की वर्क स्टार्ट हो जाती है, स्क्वेंजिंग, ठीक है। ये जो है वो नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग के अंदर नहीं आता। ये जो प्रोसेस है एग्जीक्यूटेड बाय 3 ज़ेंथोफिल साइकिल, वायलाजेंथिन, एंथीराजेंथिन और ज़ियाजेंथिन, ये जो है वो तब होएगी जब हमारा कैरोटीनॉइड है वो स्क्वेंजर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने ये भी लिख रखा है सिंगलेट ऑक्सीजन डेंजर इफ डिफेंस फेल। तो जो क्लोरोफिल होती है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके और टॉक्सिक सिंगलेट ऑक्सीजन बना लेती है, और जो ये कैरोटीनॉइड होते हैं वो इसको क्विंच कर लेते हैं। क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ गया, ट्रिपलेट स्टेट बन गया। ट्रिपलेट स्टेट के अंदर ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया और ऑक्सीजन स्पीसीज बना दिया। और ये जो ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं जिनको कि हम आरओएस बोलते हैं, इनके पास में टेंडेंसी होती है कि ये जो पीएस सेकंड यानी कि फोटो सिस्टम जो सेकंड है उसके D1 प्रोटीन को डैमेज कर दे और फोटो इम्बिशन को कॉज करें, ठीक है। लिया था कैरोटीनॉइड्स देख लिया था। नाउ फाइकोबिलिन्स की बात है। तो जो फाइकोबिलिन्स होते हैं इनके बारे में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि फाइकोबिलिन जो होता है वो एसेसरी पिगमेंट होता है, एसेसरी पिगमेंट है, यानी कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर जो होता है उसका पार्ट नहीं होता, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का वर्क काम मतलब इसका ये पार्ट नहीं होता, यानी कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के अंदर वर्क करता है। एनर्जी ट्रांसफर के अंदर वर्क करता है। नाउ अब हम इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले तो ये कि ये जो होता है वो पोरफायरिन डेरिवेटिव होता है, पोरफायरिन डेरिवेटिव होता है। इसके पास में 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड होती है।
लीनियर फॉर्म के अंदर अरेंज होती हैं, क्योंकि ये यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर शो नहीं करता। यहाँ पे जो सेंट्रल Mg2 पॉजिटिव यानी कि जो मैग्नीशियम एटम था वो भी एब्सेंट होता है। 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है, तो इसको हम टेट्रा पायरोल बोल सकते हैं। टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलता है, यानी कि इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो विजिबल रेंज होती है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसका मेन काम क्या है, जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करना और फिर उसको रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र की हेल्प से जो हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर है उसको देना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें जो मैंने लगा रखा है। ये 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो कि लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली ये 3 टाइप का होता है, फाइकोएरिथ्रोबिलिन, फाइकोसाइनोबिलिन एंड एलो फाइकोसाइनोबिलिन। ठीक है, ये किसके हैं, जो फाइकोबिलिन है, फाइकोसाइनोबिलिन है और एलो फाइकोसाइनोबिलिन है, ये फाइकोबिलिन्स के टाइप हैं। नाउ जब हम फाइकोएरिथ्रोबिलिन को प्रोटीन के साथ में अटैच करवा देते हैं, किसी प्रोटीन के साथ में, और यहाँ पे थायोईथर बॉन्ड बनता है जो कि एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो प्रोटीन का सिस्टीन अमाइनो एसिड है वो इसमें वर्क करता है। तो ये जो जब फाइकोबिलिन प्रोटीन के साथ में अटैच होता है तो इसको हम फाइकोबिली प्रोटीन बोलते हैं। फाइकोबिली प्रोटीन बोलते हैं। ऐसे ही फाइकोसाइनोबिलिन जब प्रोटीन के साथ में अटैच होता है तो उसको भी हम फाइकोबिली प्रोटीन बोलते हैं। मैंने इस स्लाइड में भी लिख रखा है, जिसमें देखिए जो ये फाइकोएरिथ्रोबिलिन है जब प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाता है तो ये फाइकोएरिथ्रिन बना लेता है और इसको हम फाइकोबिली प्रोटीन बोलते हैं। वैसे ही जब फाइकोएरिथ्रोसाइनोबिलिन जो होता है वो प्रोटीन के साथ में एसोसिएशन शो करता है तो उसको हम फाइकोसाइनिन बोलते हैं। और जो फाइकोबिलिजोम होते हैं, जब ये सारे मतलब कि जो फाइकोबिली प्रोटीन्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर एज अ क्लस्टर एग्रीगेट हो जाते हैं तो उसको हम फाइकोबिलिजोम्स बोलते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है जब ये प्रोटीन के साथ में अटैच्ड है। यहाँ पे ये सिस्टीन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, सल्फर यानी कि थायो ईथर बॉन्ड जो होता है वो यहाँ पे बन रहा है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के लोकेशन की, कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जब हम यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्लोरोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रोमेटोफोर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और जो प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन यानी कि साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोसोल के अंदर होते हैं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोसोम के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर क्रोमेटोफोर के अंदर प्रेजेंट होते हैं।